और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव फील्ड में जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, अगले 2 महीने के अंदर सभी मंडलों का भ्रमण किया जाए। किसी भी तरह की शिथिलता, लापरवाही और देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। फील्ड विजिट के दौरान अपने विभाग को लोक कल्याणकारी योजना की समीक्षा भी करें और निर्देश ये भी दिए गए हैं कि लंबित शिकायतों का तत्काल मेरिट के आधार पर निस्तारण कराया जाए। एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का महाराजगंज दौरा है। आपको बता दें, शाम 5:30 बजे व्यापारी सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। जिला पंचायत सभागार में व्यापारी सम्मेलन का संबोधन होगा, जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी। इस संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा जाता है वो भी देखना होगा। लेकिन देखिए, मिशन 2024 इसको लेकर अब तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। यहां महा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो चुकी है और लगातार बीजेपी महा जनसंपर्क अभियान चला रही है। और ऐसे में मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल का बखान यहां पर किया जा रहा है। और इसी बीच शाम 5:30 बजे व्यापारी सम्मेलन को संबोधित यहां पर करने वाले हैं ब्रजेश पाठक, और जिला पंचायत सभागार में व्यापारी सम्मेलन का संबोधन इस दौरान होगा। तो भूपेंद्र चौधरी का महाराजगंज दौरा, और इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारी पूरी कर ली गई है। शाम 5:30 बजे व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करेंगे भूपेंद्र चौधरी। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज दौरा आज है। आपको बता दें, शाम 4 बजे मोर्चा सम्मेलन को संबोधित वो करने वाले हैं। प्रयागराज के पश्चिमी विधानसभा के मनोहर गेस्ट हाउस में सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, और इस सम्मेलन को लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं अब वो पूरी कर ली गई है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कार्यक्रम आज का रहने वाला है, उसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज दौरे पर है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आपको बता दें, शाम 4 बजे मोर्चा सम्मेलन को वो संबोधित करने वाले हैं। प्रयागराज के पश्चिमी विधानसभा के मनोहर गेस्ट हाउस में सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो ये सम्मेलन अपने आप में बेहद खास, और इस दौरान संबोधन होगा। वहीं आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे ब्रजेश पाठक। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का महाराजगंज, गोरखपुर और बस्ती का दौरा है। सुबह 10 बजे महाराजगंज में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक में वो शामिल होने वाले हैं। तमाम तरीके के दिशा निर्देश इस दौरान दिए जाएंगे। वहीं दोपहर 12 बजे गोरखपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। दोपहर 2:10 पर बस्ती में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन होगा। केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा यहां पर की जाएगी। तो 3 जिलों के दौरे पर है ब्रजेश पाठक, और आपको बता दें कि इस दौरे को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुबह 10 बजे महाराजगंज में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक वो करेंगे। दोपहर 12 बजे गोरखपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन को वो संबोधित करने वाले हैं। दोपहर 2:10 पर बस्ती में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन भी होगा, जिसमें वो शामिल होंगे। केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। तो क्या आपको बता दें कि देश भर में महा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, और उसी कड़ी में ये महत्वपूर्ण दौरा ब्रजेश पाठक का 3 जिलों के दौरे पर वो है। और मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी हम आपको बता रहे हैं। कब क्या कार्यक्रम रहने वाला है उसकी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां कोर्ट के बाहर संजीव जीवा का मर्डर किया गया है। बदमाश संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। SC/ST कोर्ट के बाहर फायरिंग की वारदात। आपको बता दें, एक बच्ची और 2 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी है। वकील की ड्रेस में आए थे हमलावर बदमाश और
मुख्तार का सबसे भरोसेमंद शूटर था संजीव जीवा। इसके साथ ही गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को वकीलों ने पीटा है, पुलिस ने हिरासत में लिया है और आरोपी विजय यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि ये देखिए गंभीर ये मामला, क्योंकि इस तरीके से कोर्ट के अंदर हत्या कर देना, यहां पर कई सवाल निशान इस दौरान खड़े हो जाते हैं। आपको बता दें कि वकील की ड्रेस में यह हमलावर आया था। मुख्तार अंसारी का सबसे भरोसेमंद शूटर संजीव जीवा, जिसकी हत्या कर दी गई, मर्डर कर दिया गया। गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने उसी वक्त पकड़ लिया। आरोपी को वकीलों ने पीटा इस दौरान और पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पूछताछ यहां पर की जा रही है। तो आपको बता दें कि आरोपी विजय यादव को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और तमाम जानकारियां जुटाई जा रही है कि आखिरकार ये हत्या की क्यों। लेकिन जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ की मीडिया के सामने हत्या कर दी गई थी, ऐसा ही कुछ मामला ये सामने आया है, जहां कोर्ट के अंदर वकील के भेष में इस बदमाश ने हत्या की, जीवा की। मुख्तार का सबसे भरोसेमंद शूटर ये था। हमलावर विजय यादव को वकीलों ने इस दौरान पकड़कर पीटा भी और फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में यह आरोपी है। पश्चिमी यूपी का कुख्यात बदमाश, देखो संजीव जीवा की क्या कुछ क्राइम कुंडली है, उसकी जानकारी। 22 से अधिक मामले दर्ज थे इस पर और इससे बात बता दें आपको कि 35 बदमाशों के साथ ये गैंग चलाता था। बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी के मर्डर में इसका नाम शामिल था। कृष्णानंद राय की हत्या में भी इसका नाम सामने आया था और मुख्तार, मुन्ना, बजरंगी गैंग से ये जीवा जो है वो जुड़ा हुआ था। पश्चिमी यूपी का कुख्यात ये बदमाश। तो इसकी कुंडली हम आपको बता रहे हैं, क्राइम कुंडली संजीव जीवा की। हालांकि अपने आप में कई सवाल निशान इस दौरान खड़े हो जाते हैं जब कोर्ट के अंदर ही इस तरीके से गोली मारकर इस जीवा की हत्या कर दी जाती है। मुख्तार, मुन्ना, बजरंगी गैंग से जुड़ा था ये। आपको बता दें कि पायल महेश्वरी ने सुरक्षा मांगी थी। देखिए मारा गया है, संजीव की पत्नी है, रालौद की नेता और इसी बीच आपको पता है 2017 में लड़ चुकी है रालौड के टिकट पर विधानसभा चुनाव। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद जीवा ही बच रहा था और संजीव जीवा मुख्तार का सबसे भरोसेमंद शूटर था। संजीव की पत्नी ने हत्या की आशंका जताई है। पायल महेश्वरी ने मांगी थी सुरक्षा। संजीव की पत्नी है, रालौद की नेता, 2017 में लड़ चुकी है रालौद के टिकट पर विधानसभा चुनाव। और आपको बता दें कि मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद जीवा की यहां पर ऐसा था जो कि बचा हुआ था। तो खबर मैनपुरी से है, जहां थाना घिरौर के नहर कोठी इलाके में 2 युवकों की नहर में डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक नहर में नहाने गए थे। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा था। ग्रामीणों के मुताबिक रिश्तेदारी में दोनों मौसेरे भाई आए हुए थे। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर जनपद में इनकम टैक्स की एक बड़ी चूक सामने आई है, जिसके चलते एक किसान पिछले 1 साल से इनकम टैक्स कार्यालय के चक्कर काट रहा है। जानकारी के मुताबिक 23 मार्च 2022 को इस पीड़ित किसान के पास आयकर विभाग से एक नोटिस आया था, जिसमें उस पर 1,60,00,000 का इनकम टैक्स होना बताया गया था। जिसके बाद आखिरी नोटिस 9 मार्च 2023 को पीड़ित किसान को मिला था और इस 1 साल के बीच में जहां लगातार पीड़ित किसान के पास नोटिस आते रहे, तो वहीं आयकर विभाग के लोग भी पीड़ित किसान के घर पहुंचकर उस पर टैक्स जमा करने का दबाव बनाते रहे हैं।
केस में जो इन्फॉर्मेशन अपलोड हुई थी वो पैन गलत गिर गया था बैंक के द्वारा, जबकि वो जो पैन था इनका वो किसी दूसरे एसएससी का था जिसका नाम अभिषेक कुमार है, सिल्टन रबड़ के ये प्रोपराइटर हैं। तो इनके अगेंस्ट में उपदेश त्यागी जी के जो है प्रोसीडिंग क्लोज हो गई हैं इस साल की जो थी। अब जो केस खुलेगा जिनके नाम का सही पैन था उनके अगेंस्ट में असेसमेंट प्रोसीडिंग चालू हो। तो गलती तो हुई है बैंक के द्वारा, जो है जो इन्फॉर्मेशन अपलोड करी गई है उसमें जो है चूक तो हुई है बैंक के द्वारा जो अपलोड करी है, मगर अब उसमें सुधार हो गया है। केस 4 करोड़ 6 लाख का नोटिस इन्होंने मुझे दिया है कि जी आपका कोई कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट है और इसका अपना ट्रांजैक्शन इसमें की है, तो इसका जो भी वो बनता है आप इसे जमा करिए। आपने टैक्स की चोरी कर रखी, पेनल्टी बता रही लगभग 1 करोड़ 60 लाख। कहना ये बिल्कुल फर्जी किसी किस्म का हमारा इतनी आए तो हमारे पूरे परिवार की सारे जीवन भर की भी नहीं है, लेकिन यह है कि ये बार बार दबाव बना रहे। हमने अपने वकील साहब सलम कोशिकी जी से बात कराई, उनसे भी संतुष्ट ना हुए। खैर उन्होंने नोटिस लेने के लिए मुझे बोल दिया। उसके मैनपुरी से खबर है जहां जेठ ने महिला से शारीरिक संबंध का वीडियो बनाया है। जेठ ने छिपकर बनाया आपत्तिजनक स्थिति का वीडियो। महिला के पति का हो चुका है पहले ही निधन। 4 वर्षों से लगातार महिला के साथ कर रहा है शारीरिक शोषण, ये जानकारी मिल रही है। वीडियो वायरल करने की धमकी देता है ये आरोपी। वृद्ध पिता के साथ एसपी कार्यालय ये पीड़िता पहुंची। थाना करहल क्षेत्र के गांव की पूरी घटना है। तो जेठ का शर्मनाक करतूत सामने आया है। तो रायबरेली में गौ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां महाराजगंज और एसओजी पुलिस की 4 गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में 3 गौ तस्करों को गोली लगी है, जबकि एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध असले और कारतूस भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर श्रावस्ती से है, जहां अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी टीम ने जिले के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी की। कार्रवाई करके भारी संख्या में अवैध शराब बरामद किया गया है। बताया यह जा रहा है कि जिलाधिकारी कृतिका शर्मा के आदेश पर अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। जिला आबकारी अधिकारी ने टीम गठित कर 90 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया है, जिसके साथ ही 600 किलो लहान आबकारी टीम ने मौके से नष्ट कर दिया। आगरा से खबर है, जहां पर सरेआम युवती के साथ छेड़छाड़ की गई है। विरोध करने पर मंचलों ने युवती के साथ पिटाई भी की। विशेष समुदाय के युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है, यह जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि घटना के बाद युवक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद थाने पहुंचे सैकड़ों लोग ने आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और कई दिन से युवती का पीछा कर रहा था मंचला, ये परिजनों का कहना है। तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगरा के लोहा मंडी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तौर पर जो घटनाएं अन्य प्रदेशों में हो रही हैं, जो घटना अन्य प्रदेशों में हो रही हैं लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, ऐसी ही घटनाओं की शुरुआत यहाँ इन लोगों की मंशा है करने की, माहौल खराब करने की। इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हमारे हिंदू समाज की लड़की जो मंदिर से लौट रही थी, उसके साथ लड़कों ने बदतमीजी करी है, हाथापाई करी है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर पुलिस प्रशासन ने कोई कठोर कार्रवाई नहीं की तो सवेरे मंदिर जाती है भोले बाबा के मंदिर, चाहे तो आप पंडित से पूछिए, डेली लोटा चढ़ाने जाती है शिव जी के मंदिर पे, जो आलमगंज पुलिस चौकी के बगल से है। तो हमारे जो गेट की कॉलोनी का गेट है उसके जस्ट बगल से मुन्ना जनरल स्टोर है। उस दुकान पर एक लड़का 4-5 दिन से बच्ची को फॉलो करने की कोशिश कर रहा था। अब बच्ची तो भाई, अब बच्ची ने नहीं बताया, 1-2 दिन पहले आए उसने इतनी बदतमीजी की कि लड़की को फ्लाइंग किस करके करने की कोशिश करी, पास आ गया। लोमंडी थाने क्षेत्र में आलमगंज चौकी के सामने
एक हिंदू समाज का परिवार रहता है पूरा, जिसमें कि मुस्लिम समाज का प्लांट का काम है वहाँ पर। और वो प्लांट में 10, 15, 20 लड़के रहते हैं जो हिंदू महिलाओं को छेड़छाड़ करते हैं। 3 दिन से ये शिकायत आ रही थी। आज इसने सारी हद पार कर दी है। इन्होंने उस लड़की के संग बदतमीजी की है और बदतमीजी के संग उसके संग हाथापाई की है। हमारी बेटी है, वो रोज मंदिर जाती थी और सीधी आती थी लड़की। और वहाँ लड़का 2-3 मुसलमानों के खड़े थे, 2 भग गए, 1 रह गया। तो उसने उसे पकड़ने की इच्छा की और लड़की ने उसे एक चाटा मारा, तो उसने 3-4 चाटे मारे और भाग गया सीधा। और उसे जान से मारने की धमकी दी है। सवेरे मंदिर जाती है भोले बाबा के मंदिर, चाहे तो आप पंडित से पूछिए, डेली लोटा चढ़ाए। वहीं खबर उन्नाव से है, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि बेहटा थाना क्षेत्र में कार का टायर फटने से बड़ा हादसा हुआ है। कार का टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटनास्थल पहुंची यूपीडी टीम ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया है। वहीं ये बताया जा रहा है कि कार सवार बेगूसराय बिहार से दिल्ली की ओर जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। वहीं प्रदेश वासियों को बड़ी राहत की खबर है। आपको बता दें कि लोगों को अब जान से निजात मिलने वाली है। प्रदेश में अब सड़कों की बार बार खुदाई से राहत यहां पर मिलेगी। अब एक साथ होगा सड़क निर्माण और यूटिलिटी सर्विसेज का काम। आपको बता दें, एक साथ होगा ड्रेन, सीवर, टेलीफोन, इंटरनेट, वाटर और गैस पाइप का काम। गठित होगी यूटिलिटी सर्विसेज और सड़क निर्माण समिति। इसके साथ ही डीएम की अध्यक्षता में गठित होगी दोनों ये टीमें। आपको बता दें कि सड़क निर्माण के साथ ही यूटिलिटी सर्विसेज का कार्य भी शुरू हो जाएगा। तो बड़ी राहत है प्रदेशवासियों के लिए। वहीं अंबेडकर नगर के आलापुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बिडहर घाट में नाव डूबने से एक बड़ा हादसा हो गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक नाव में लगभग 11 लोग सवार थे, जिसमें 8 लोगों को बचाया गया है। कुछ लोगों ने 3 लोगों की लापता होने की बात भी यहां पर कही है। मौके पर आपको बता दें कि एसडीएम आलापुर, सीओ और आलापुर थाना अध्यक्ष प्रदीप सिंह पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों और स्थानीय लोगों के सहयोग से लापता लोगों की खोजबीन की जा रही है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार की डीएम से शिकायत करना एक युवक को महंगा पड़ा है। आरोप है कि प्रधान और सत्ता से जुड़े एक नेता की शह पर पुलिस ने घर पर पहुंचकर 4 व्हीलर गाड़ी की तलाशी ली और उसमें अवैध असला रखकर वीडियो बनाया। फिर थाने की टीम ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी और शिकायतकर्ता को पकड़ा। हालांकि युवक के पिता की तहरीर पर डीएम जसजीत कौर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको ये बताते चले कि ये जो पूरा मामला है वो कुड़वाल थाना क्षेत्र के ग्राम सभा ब्रह्मपुर से जुड़ा हुआ है, जहां के निवासी शादात ने डीएम से शिकायत किया था कि ग्राम प्रधान राजकुमार कश्यप ने अपने बेटे राज बब्बर और राम प्रताप के नाम मनरेगा जॉब कार्ड बनाकर सरकारी धन में अनियमितता बरती है। लेके हम जांच के लिए दिया था, तो हमारे प्रधान महोदय जो इस समय हैं तो हमारे साथ इतना अन्याय कर रहे हैं और गांव के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, और उसी के लिए जांच को दिया था। तो उसी को लेके हमारे लड़के को फंसाया और उल्टा सीधा हमारे घर से आके गाली गलौज करके धीरेन्द्र दीवान और राहुल सिपाही और एक होमगार्ड था, तीनों साथ में आए और उसके बाद आने के कहा तुम्हारे गाड़ी की तलाशी लेंगे। गाड़ी की तलाशी लिया, डायरेक्ट वहीं पे गए जहाँ वो सामान रखा था। पीछे पड़े हैं हमारे आदमी के, बोलते कहीं बाहर निकलते हैं तो धमकी देते हैं, गाली देते हैं, माँ कहते हैं इनको हम मार डालेंगे। हाँ, इसलिए सब जहाँ मिलते हैं वहीं गाली दे के बात करते हैं और हमारे दरवाजे पर मोंटी और कुमारे आके गाली दे के जाते हैं। पीछे मुरादाबाद पुलिस ने जबरन धर्म परिवर्तन कर बलात्कार के मामले में मौलाना को जेल भेजा है। पीड़ित महिला ने मौलाना पर गर्भवती करने के साथ साथ धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि महिला की शिकायत पर मौलाना समेत 6 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है।
दिलारी थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने पुलिस को तहरीर इसके लिए दी और ये बताया कि उसकी मुलाकात 2016 में मौलाना निजामुद्दीन पुत्र मोहम्मद हुसैन से हुई थी। मौलाना निजामुद्दीन ने खुद को अविवाहित बताते हुए उसको अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया। आरोप है कि मौलाना ने महिला के साथ जबरन बलात्कार किया, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई। मौलाना निजामुद्दीन ने 20 दिसंबर साल 2016 की जाली निकाह रसीद बनवाकर जबरन महिला का धर्म परिवर्तन करवा दिया और अपने साथ रख लिया। पीड़ित महिला मौलाना निजामुद्दीन के साथ रहने लगी। बाद में उसको पता लगा कि मौलाना निजामुद्दीन पहले भी कई लड़कियों को धोखा देकर उसकी जिंदगी से खिलवाड़ कर चुका है। वह इसी तरीके से लड़कियों को झांसे में लेता है और उसके बाद कुछ दिन रखकर भगा देता है। आरोप है कि 16 जनवरी साल 2022 को पीड़ित महिला घर में अकेली थी, तभी आरोपियों ने पीड़ित के साथ बलात्कार किया और अश्लील वीडियो बनाई और सर कलम करने की धमकी देते हुए ये कहा है कि हमारे साथ रहना है तो यह सब बर्दाश्त करना होगा। पीड़ित महिला का यह आरोप है कि मौलाना निजामुद्दीन ने उससे जबरन हस्ताक्षर करवाते हुए 3 तलाक दे दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए घर से धक्के मारकर निकाल दिया। इस मामले में एसपी ग्रामीण संदीप कुमार मीना ने बताया है कि एक महिला द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था। महिला की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर जेल अब भेज दिया गया है। कल एक प्रार्थना पत्र हमें प्राप्त हुआ। हमारे ऑफिस में एक महिला आई, उसने कहा कि वो ऑलरेडी शादीशुदा थी पहले और 2016 में वो एक निज़ामुद्दीन नाम के व्यक्ति मौलाना के संपर्क में आई और संपर्क में आने के बाद उसने उसको बहलाया फुसलाया और उसके साथ संबंध बनाए। जब वो गर्भ से हो गई तो उससे ज़बरन उसका धर्मांतरण करा के उससे शादी कर ली। हमने एप्लीकेशन प्राप्त होने पर हमने तुरंत एसएचओ को कार्रवाई करने के लिए कहा। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उस व्यक्ति का जिस पे इन्होंने आरोप लगाया उसको हमने। वहीं लखनऊ से खबर है, जहां केजीएमयू में स्किन बैंक खोलने की कवायद अब तेज हो गई है। केजीएमयू में होगा उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक। आपको बता दें कि जरूरी उपकरण का 60% हिस्सा खरीदा गया है। स्किन बैंक के लिए अगले महीने किया जाएगा आवेदन, ये भी जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही CSR फंड से स्किन बैंक विकसित किया जाएगा। तो केजीएमयू में खोले जाएंगे स्किन बैंक, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इसके लिए अब कवायद भी और भी ज्यादा तेज हो गई है। केजीएमयू में होगा उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक और आपको बता दें कि जरूरी उपकरण का 60% हिस्सा यहां खरीद लिया गया है। स्किन बैंक के लिए अगले महीने किया जाएगा आवेदन। इसके साथ ही CSR फंड से स्किन बैंक अब विकसित किया जाएगा। तो यहां जो कवायद है वो तेज हो गई है। जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है कि केजीएमयू में स्किन बैंक खोलने की अब शुरुआत होगी। केजीएमयू में उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक होगा और आपको बता दें कि जरूरी उपकरण का 60% हिस्सा खरीद लिया गया है इसके लिए। तो एक सुविधा लोगों के लिए, स्किन बैंक के लिए अगले महीने आवेदन भी किया जा सकेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।